रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स। रिंग स्ट्रेन जैसे नॉर्मली असाइक्लिक कंपाउंड में किस टाइप के स्ट्रेन देखे अपन ने, दो टाइप के, एक तो होता है टॉर्जनल स्ट्रेन एंड सेकंड स्टेरिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। अभी साइक्लिक कंपाउंड्स जो है उनमें और एक स्ट्रेन आएगा, वो क्या रहेगा, एंगल स्ट्रेन। तो इसमें एक क्या होगा, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कैसे इंड्यूस होता है या कैसे होता है, जैसे नॉर्मल sp3 कार्बन के लिए एंगल क्या है, असाइक्लिक, जैसे असाइक्लिक कंपाउंड होता, इन सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 ही है, ठीक है। sp3 के लिए एंगल कितना आता है, टेट्राहेड्रल होगा शेप, एंगल कितना आता है 109.5 डिग्री के अराउंड आता है, ठीक है। या फिर एग्जैक्टली ये भी ले सकते हैं वैल्यू। तो इसमें जितना एंगल डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पे एंगल कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना एंगल होगा 60 डिग्री का, मतलब 60 डिग्री होगा, इधर 90, इधर ये एंगल लिख देता हूँ, इधर 90 डिग्री होगा, इधर 60 डिग्री, यहाँ पे 100 एंड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं पता नहीं है क्या, ऐसे ही ड्रॉ भी नहीं किया जाता है। साइक्लोपेंटेन अगर मुझे ड्रॉ करना है ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में एंगल कितना होता है 72 डिग्री। ये फार्मूला यूज होता है ना, 360 डिग्री या 180 डिग्री बाय एन बाय 3 हुआ बाय 4 हुआ ना, इधर 180 बाय 3, 180 बाय नहीं 360 आएगा, 360 डिग्री बाय एन, इतना एंगल किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 180 में से। ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 72 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 108 एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल है 108 डिग्री, इधर एंगल कितना लग रहा है 120 डिग्री लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस नॉर्मल एंगल से जितना ये एंगल डेविएट करेगा तो उसमें से उतना क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन आएगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड अपना एंगल है sp3 के लिए वो कितना है 109.5 डिग्री है, ठीक है। उससे ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे जैसे 60 डिग्री आ रहा है, तो कितना डेविएट कर रहा है ये, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेविएशन। डेविएशन कितना आएगा, इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 49.5 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बहुत कम 1.5 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा 10.5 डिग्री। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये तो प्लेनरी होगा, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन हमेशा क्या होगा प्लेनरी, 3 पॉइंट हमेशा एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है। ये तो कंपलसरी क्या होता है प्लेनर, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अपने पास साइक्लोप्रोपेन है, क्या होगा, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इधर ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, इधर ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन, इस वे में इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल डेविएट हो रहा है 49.5 डिग्री से, तो इसमें क्या आएगा, हाई अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन आएगा। पहले तो एंगल स्ट्रेन क्या है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंगल स्ट्रेन हाई कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और कौन सा स्ट्रेन आएगा, स्टेरिक स्ट्रेन तो नहीं होगा, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा स्ट्रेन होगा इसमें, टॉर्जनल स्ट्रेन होगा। यहाँ पे भी देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन किस में है, इक्लिप्स में है, ये हाइड्रोजन इक्लिप्स में है। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर नहीं बनेंगे, पेयर, ये एक ये 2 ऊपर बनेंगे 3, नीचे बनेंगे 3 पेयर, तो क्या आ रहे हैं 6। ऐसे ये हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो पेयर आ रहे हैं, बॉन्ड के पेयर, वो क्या है इक्लिप्स्ड है। तो इसमें और कौन सा स्ट्रेन होगा, 6 ऐसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्लिप्स में है, तो कौन सा स्ट्रेन होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन भी होगा, ठीक है, हाई टॉर्जनल स्ट्रेन। नेक्स्ट, तो ये क्या है, इसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, रिंग स्ट्रेन इसमें हाईएस्ट, ये लीस्ट स्टेबल होता है, इसमें स्ट्रेन क्या है हाईएस्ट।
हाईली स्ट्रेन कर देता हूँ और लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। जिसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, लीस्ट स्टेबल। इसको और एक वे में ऐसे समझ सकते हो, जैसे नॉर्मल sp3 का ओवरलैप कैसे होता है। ये एक sp3 का, जैसे अगर मेरे पास इथेन है, CH3 है, तो ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड sp3 और sp3 के ओवरलैप से। तो यहाँ पे नॉर्मल sp3 और सेकेंड sp3 ऐसे ओवरलैप अगर करता है तो इसमें क्या होगा, एक अच्छा ओवरलैप होगा, ठीक है, नॉर्मली CH3 के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कंप्लीट ओवरलैप होगा, नॉर्मल के लिए है। और जैसे अगर मैं लेता हूँ केस साइक्लोप्रोपेन का, तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे किस टाइप का ओवरलैप आएगा साइक्लोप्रोपेन में, जैसे ये होगा एक sp3 ऑर्बिटल और सेकेंड कैसा आएगा, इधर से होगा, सेकेंड वाला sp3 इस वे में होगा। तो यहाँ पे ओवरलैप अच्छा हो रहा है क्या, एंगल इधर का है ऐसे 60 डिग्री, तो यहाँ पे पुअर ओवरलैप है, ठीक है, पुअर ओवरलैप। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर बॉन्ड होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ का जो ओवरलैप है ये क्या है, अच्छा ओवरलैप है, गुड ओवरलैप। तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। नॉर्मल जो बॉन्ड आता है, नॉर्मल असाइक्लिक सब कंपाउंड में जो नॉर्मल बॉन्ड आता है वो क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन में इसके कारण भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे ओवरलैप क्या हो गया, पुअर ओवरलैप हो गया, ठीक है, तो इसके कारण भी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से रीज़न है, एक तो रीज़न आ रहा है ये पुअर ओवरलैप का, सेकेंड रीज़न क्या है, एंगल स्ट्रेन भी है इसमें, और थर्ड रीज़न क्या है कि इसमें 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्लिप्स्ड है, उसके कारण इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी क्या है, हाई है, ठीक है। तीनों रीज़न के कारण ये सबसे क्या है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, सबसे कम स्टेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन के स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन को छोड़ के, साइक्लोप्रोपेन के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, इसके तीनों कार्बन क्या रहेंगे, हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज इन अ सेम प्लेन। नेक्स्ट आगे के जो सब कंपाउंड्स है, जैसे साइक्लोब्यूटेन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन, या आगे के सब कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, ट्विस्ट या बेंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोब्यूटेन होता है तो साइक्लोब्यूटेन पूरा ऐसे प्लेनर नहीं होता है, ठीक है, इसके रीजंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ट्विस्ट या बेंड हो जाते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन भी प्लेनर नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन भी ऐसे अलग शेप में होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। इससे क्या होगा, इनको क्या करना है, कुछ स्ट्रेन रिलीव करना है, ठीक है। ट्विस्ट और बेंड क्यों हो रहे हैं, इनको क्या करना है, अपना जो स्ट्रेन है वो रिलीव करना है, स्ट्रेन को क्या करना है, कम करना है। किस किस टाइप का स्ट्रेन है, 3 टाइप के स्ट्रेन है। फर्स्ट क्या है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कैसे आता है, अगर अपना एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री से डेविएट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेन कौन सा है, टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन कैसे आता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, एक बॉन्ड है, सेकेंड बॉन्ड है, उनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनमें जो रिपल्शन आता है उसी को क्या कहना है, टॉर्जनल स्ट्रेन। तो ये भी स्ट्रेन हो सकता है। एंड नेक्स्ट स्टेरिक स्ट्रेन भी हो सकता है, कोई एटम्स या ग्रुप्स ऐसे क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बड़ा ग्रुप होगा, वो अगर 2 ग्रुप ऐसे क्लोज आ रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, ट्विस्ट और बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे का कोई भी अगर कंपाउंड है वो कोई भी प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। प्लेनर अगर होता है तो उसमें अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेन आता है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या आएंगे, नॉट प्लेनर। जैसे साइक्लोब्यूटेन के लिए देखते हैं, अगर मैं साइक्लोब्यूटेन प्लेनर लूँ, ठीक है, ये अपना साइक्लोब्यूटेन है, इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लेनर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये प्लेनर होता तो इसमें क्या होता, एंगल कितना आता,
प्लेनर मैंने एज्यूम किया है तो एंगल कितना आ जाता, 90 डिग्री, ठीक है। डेविएशन कितना होता, डेविएशन यहाँ पे आ जाता 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाता 19.5 डिग्री का डेविएशन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन तो होगा ही, तो इसके कारण इसमें एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन के अलावा और कौन सा स्ट्रेन होगा इसमें, टॉर्जनल स्ट्रेन होगा। सबके सब 8 पेयर्स, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, और इधर पीछे वाले इस पे भी 2 हाइड्रोजन। चारों अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर अगर होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ इक्लिप्स में होगा और इसके साथ भी इक्लिप्स में होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर्स आएंगे, प्लेनर अगर है तो कितने पेयर्स आते हैं, ये एक पेयर हुआ, जैसे ये 1 2 3 4, ऊपर के 4 नीचे के 4, 8 कार्बन हाइड्रोजन के पेयर्स क्या है, इक्लिप्स्ड है। तो इसमें क्या होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन और भी ज़्यादा होगा। इधर सिर्फ साइक्लोप्रोपेन में कितने पेयर थे, 6 पेयर, यहाँ पे आ रहे हैं टोटल 8 पेयर्स इक्लिप्स में, तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन इससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये टॉर्जनल स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा एक जो कार्बन है, 3 एक ही प्लेन में हो गए, 3 तो हमेशा एक ही प्लेन में हो गए, ठीक है। एक कार्बन जैसे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये 1 2 3 एक ही प्लेन में, 4th वाला मैं ऐसे थोड़ा सा प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा प्लेन के ऊपर रहेगा। जैसे तीनों इसमें है तो इस इधर इस प्लेन से इस प्लेन का जो एंगल होगा, जैसे इसको इस वे में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक जो रहेगा कार्बन वो क्या रहेगा, थोड़ा प्लेन के ऊपर। इन 3 का जो प्लेन है और इसका ये जो आता है अलग प्लेन में, तो यहाँ पे जो एंगल आता है 25 डिग्री डिफरेंट एंगल में आएगा, ठीक है। जैसे 3 एक ही प्लेन में है, इसको ऐसे इमेजिन करो, 3 कार्बन एक ही प्लेन में और 4th वाला ऐसे 25 डिग्री ऊपर के प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे एक प्लेन में, 4th वाला पहले प्लेन से ऐसे 25 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये बॉन्ड एंगल चेंज होके अराउंड आ जाता है 88 डिग्री, ठीक है। बेंड अगर होगा तो बॉन्ड एंगल भी तो चेंज होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ गया 88 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, जो टॉर्जनल स्ट्रेन आ रहा था 8 पेयर्स, उसमें से कुछ पेयर्स अभी क्या होंगे, जैसे ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इनका टॉर्जनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम। एंगल स्ट्रेन जो बढ़ रहा है वो बहुत कम बढ़ रहा है, 90 और 88 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा लेकिन टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका शेप क्या आएगा, नॉन प्लेनर आ जाएगा, ठीक है। प्लेनर अगर होता तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती, क्योंकि उसमें टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एंगल स्ट्रेन भी है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन टॉर्जनल स्ट्रेन काफ़ी कम है, ठीक है, बहुत कम है। बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक पेयर ऐसे ऊपर चला गया तो इसका 1 2 3 4 पेयर लगभग, मतलब 4 पेयर में टॉर्जनल स्ट्रेन कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका शेप नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन को मैं इनिशियली प्लेनर एज्यूम करता हूँ। अगर ये प्लेनर होता, ठीक है, तो इसमें पहले तो बताओ एंगल कितना आता, प्लेनर अगर है तो एंगल कितना होता है, यहाँ पे 108 डिग्री होता, ठीक है। तो डेविएशन तो यहाँ पे बहुत कम ही आ रहा है, ठीक है। डेविएशन यहाँ पे कितना है, 1.5 डिग्री या नेग्लिजिबल ही है, ठीक है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे प्लेनर अगर होगा तो क्या होगा, 10 पेयर किसके होंगे, ऐसे कितने पेयर आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के इक्लिप्स में कितने पेयर होंगे, 10 पेयर, 10 पेयर्स आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस टॉर्जनल स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए इसका जो शेप आता है वो इस एनवलप टाइप आता है। जैसे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ और एक कार्बन में क्या कर देता हूँ, ऐसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन भी, मतलब 3 कार्बन प्लेन में होंगे, 2 कार्बन प्लेन के ऐसे बाहर होंगे, या फिर 4 कार्बन प्लेन में होंगे,
एक कार्बन प्लेन के बाहर, जैसे ये एक स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर का क्या नेम होगा, जैसे ये है और एक कार्बन मैंने बाहर कर दिया, किसके जैसा दिख रहा है ये? सबने ये देखा है, जैसे अपन कहीं पे शादी में वगैरह पैसे देने के लिए क्या यूज़ होता है? एनवलप यूज़ होता है। एनवलप, एनवलप जैसा ही है इसका शेप, ऐसे ये है और ये फोल्ड करने वाला पार्ट है उसका, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनवलप कॉन्फर्मेशन, इसका नेम ही है एनवलप कॉन्फर्मेशन, क्योंकि ये कैसा है? एनवलप जैसा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी एक बार ये कार्बन ऐसे ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन में क्या होगा? ये ऊपर, ये वाला कार्बन ऊपर होगा, फिर एक बार ये वाला कार्बन ऊपर होगा, ऐसे अलग अलग 5 अलग अलग एनवलप कॉन्फर्मेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ये रैंडमली, या जैसे अपने नॉर्मल कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल तो होते ही है, एक ही कंपाउंड है। नॉर्मल कॉन्फर्मेशन कैसे है? इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स, वैसे ये भी क्या होते रहेंगे? मिलियंस ऑफ टाइम्स इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन के भी वैसे ही रहेगा, एक कार्बन पहले ऊपर है, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक या दो कार्बन प्लेन आउट ऑफ द प्लेन होंगे, 3 एक प्लेन में, 2 या 1 आउट ऑफ प्लेन होगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है अभी? ये वाले देखो, हाइड्रोजन ऐसे साइड में चले जाए, ठीक है। हाइड्रोजन अगर साइड में जाते हैं तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? रिलीव हो जाएगा, ठीक है। और एंगल स्ट्रेन, तो एंगल तो थोड़ा सा चेंज होगा, तो एंगल स्ट्रेन एकदम नेग्लिजिबल ही चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी क्लोज ही है। तो यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन इधर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? इट इज़ एंथैल्पी चेंज फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। जैसे अपना हाइड्रोकार्बन है, उसका मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो क्या फॉर्म होगा? CO2 फॉर्म होगा एंड H2O फॉर्म होगा। और अगर मैं आइसोमर्स लूँ तो आइसोमर्स में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा उसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो रिक्वायर्ड है वो भी क्या आएंगे? सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। तो O2 रिक्वायर्ड भी सेम होंगे और सेम नंबर ऑफ CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी का चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो एंथैल्पी का या एनर्जी का चेंज आ रहा है वो अपना क्या है? हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ करते हैं कि अलग अलग आइसोमर्स की स्टेबिलिटी देखने के लिए, ठीक है। अपने पास जो आता है स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर, अगर आइसोमर की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर ये क्या आ जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइसोमर, ठीक है। ये सबको क्लियर है, ये बार बार हर जगह पे यूज़ होगा, ठीक है, ये एकदम क्लियर रखो। स्टेबिलिटी, अगर जैसे स्ट्रेन डेवलप होता है, स्प्रिंग में अगर तुम पुश करोगे तो स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन अगर है तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वैसे मॉलिक्यूल में भी अगर उसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी, ऐसे दोनों देखो अच्छे से समझ लो, कोई मॉलिक्यूल है, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसका स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा। या फिर जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ये समझना ज़्यादा इजी है। कोई भी कंपाउंड में अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? लेस होगी, ठीक है। और स्ट्रेन ज़्यादा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। स्ट्रेन के कारण कोई ना कोई ऐसी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है वैसे मॉलिक्यूल में भी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेन ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे पास जैसे इधर पोटेंशियल एनर्जी है और इधर दिया है कंपाउंड ए, इधर है, बी यहाँ पे है और सी इधर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछा है तो क्या आएगा?
पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का तो ऑर्डर डायरेक्टली दिख रहा है, ए मैक्सिमम, फिर सी है, फिर बी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसके पास सबसे कम एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सी होगा और ए सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हीट ऑफ कंबशन का यूज़ कैसे होता है। जैसे अगर मैं दो आइसोमर्स लेता हूँ ब्यूटेन के, एक तो अपने पास ब्यूटेन है और दूसरा आइसोमर है मेरे पास आइसोब्यूटेन, ठीक है। इनका अगर मैं कंबशन करूँ, ठीक है, तो कंबशन करने के बाद जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे फाइनल तो एक ही बनेगा, प्रोडक्ट अगर सेम बन रहा है, जैसे यहाँ पे इनका मैं कंबशन करने के बाद इनका प्रोडक्ट अगर सेम बन रहा है, तो हीट ऑफ कंबशन मैक्सिमम किसके लिए होगा? ए के लिए। पोटेंशियल एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। क्लियर है ये? क्योंकि वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे है, तो यहाँ पे अगर सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो क्या करेगा? ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। जैसे अगर ये एग्जांपल मैं लूँ, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, दोनों का फॉर्मूला क्या है? C4H10 प्लस आएगा O2 गिव्स 4CO2 एंड 5H2O। कितने ऑक्सीजन है इधर? 4 O2 प्लस 2.5 O2, 6.5 O2। दोनों के लिए सेम लगेंगे। O2 के मोल सम, प्रोडक्ट भी क्या आ रहे हैं? सेम ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इनकी जो स्टेबिलिटीज़ है, जैसे इधर इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ मैं। हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यूज़ है याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें मैं अगर ऐड करूँ 6.5 O2 तो इससे प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इधर प्रोडक्ट तो दोनों का सेम ही है, 4CO2 प्लस 5H2, ठीक है। इधर जो एनर्जी का चेंज आ रहा है वो आ रहा है -2877, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है। इसमें भी ऐड होंगे 6.5 O2। यहाँ पे जो आती है एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसकी वैल्यू है -2868, ठीक है। इधर ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो अभी इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा है? नॉर्मल ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन है ये, एन ब्यूटेन, और ये आइसोब्यूटेन। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा है? एन ब्यूटेन की। पोटेंशियल एनर्जी एन ब्यूटेन के लिए सब लिखता हूँ। एन ब्यूटेन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? ज़्यादा, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या आया? ज़्यादा। हीट ऑफ कंबशन भी मोर है। और स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। इसकी स्टेबिलिटी एन ब्यूटेन इज लेस स्टेबल देन आइसोब्यूटेन, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? कम होगी। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है? स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन अगर कंपेयर करते हो, हीट ऑफ कंबशन अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम है। क्लियर है सबको? ये बिल्कुल याद रखो क्योंकि इसका हर जगह पे यूज़ है, आगे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन या डेल्टा एच कंबशन। हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? अनस्टेबल कंपाउंड ऐसे ज़्यादा एनर्जी पे होते हैं तो किसी भी वे में स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज कर देते हैं और उनका कंबशन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर गिवन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। Find enthalpy change for given isomerization reaction. Given isomerization reaction. Find enthalpy change for given isomerization reaction.
इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का चेंज क्या होगा? अभी जो मैंने वैल्यूज लिखवाई है उसका यूज करना है। जैसे ब्यूटेन के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 2877 आ रही थी माइनस में, और आइसोब्यूटेन के लिए वैल्यू कितनी आ रही थी, 2868। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एनर्जी का चेंज कितना आएगा, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन कितना होगा, कितना होगा, कितना डिफरेंस है इनमें, 2 और ये 7, 9 का डिफरेंस है। क्या आएगा आंसर, -9 या +9, -9 आ जाएगा। इधर से इधर नीचे के डायरेक्शन में, इधर से इधर, ऐसे ये रिएक्शन ऐसे कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ से एंथैल्पी ऑफ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस वे में भी कर सकते हो। या फिर यहाँ से यहाँ पे एनर्जी ऐसे कम हो रही है, क्या आ जाएगा, -9 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यूज आएगी। ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस क्या करूँ बताओ, -28, देखो इसको मैं थर्मोकेमिस्ट्री से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माइनस करना है या प्लस, उसके लिए भी क्या करो, एक तो होगी रिएक्शन ये, और सेकेंड रिएक्शन होगी +O2 भी है। ठीक है, ये इसके लिए मैं डेल्टा H1 करता हूँ, कितना आएगा, -2877। इसके लिए मैं करता हूँ डेल्टा H2, कितना होगा ये, -2868। ये थर्ड रिएक्शन जो है, ये फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 - 3, 2 - 3 अगर करूँगा तो CO2 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, लेफ्ट में ये, राइट में ये, 1 इज इक्वल टू 2 - 3, ये क्लियर है, 1 इज इक्वल टू 2 - 3, तो क्या आएगा, डेल्टा H1, इसको मैं करता हूँ डेल्टा H1, ये डेल्टा H, सेकेंड का 2 करता हूँ, थर्ड रिएक्शन का 3 करता हूँ। क्लियर है, तो क्या आएगा, डेल्टा H1 इज इक्वल टू, हेस लॉ लगाओ, डेल्टा H2 - डेल्टा H3, ये वैल्यू कितनी है, -2877, ये वैल्यू कितनी है, -2868, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 किलो जूल पर मोल। स्टेबल है ना, जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम है, ये ज़्यादा एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाओगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज हो जाएगी ना, तभी तो एनर्जी कम होगी। तो रिलीज अगर एनर्जी हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, निगेटिव ही साइन आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिंग स्ट्रेन यूजिंग हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन का यूज करके रिंग स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन कंपाउंड, जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे हीट ऑफ कंबशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसमें क्या करोगे, तुम स्टेबिलिटी देखोगे। ठीक है, जो कंपाउंड, जैसे आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन का एग्जांपल है, जो कंपाउंड लेस स्टेबल था, ठीक है, एन ब्यूटेन लेस स्टेबल था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या आया, ज़्यादा आया। ठीक है, तो क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा, स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने ये देखा कि ये जो अपना साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में कोई भी रिंग स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, इसका आगे अपन कन्फर्मेशन देखेंगे। ठीक है, इधर इसमें कोई भी रिंग स्ट्रेन नहीं है, नो रिंग स्ट्रेन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सब रिंग्स में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। ज़्यादा स्टेबल तो पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन भी रिलेटिवली क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, पर CH2 वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन पर CH2। ठीक है, इसके लिए हीट ऑफ कंबशन पर CH2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, साइक्लोहेक्सेन के लिए मिनिमम है। ठीक है, और कितनी है, जितनी नॉर्मल अनब्रांच साइक्लोअल्केन के लिए आती है। ठीक है, तो इधर कोई भी रिंग स्ट्रेन नहीं है, अभी इनमें रिंग स्ट्रेन है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पर CH2 की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, इधर विदाउट रिंग स्ट्रेन पर CH2 की वैल्यू अपने को ये पता है। जैसे अगर मुझे साइक्लोप्रोपेन का रिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 3 कार्बन है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, विदाउट स्ट्रेन अगर इसकी बर्निंग होती तो हीट कितनी रिलीज होती, इंटू 3, दिस वैल्यू इंटू 3। तो क्या करना है, जैसे इसके लिए फाइंड कर रहे हो तो इंटू 3 करो, तो अभी ये एक वैल्यू आई और इधर डेल्टा H कंबशन ऑफ इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कम स्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो पर CH2 इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और ओवरऑल वैल्यू जैसे x आ रही है तो क्या करना है, ये ज़्यादा वैल्यू में से मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसका हीट ऑफ कंबशन का, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगा, रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास अलग अलग साइक्लोअल्केन्स की हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज़ है और उसका यूज़ करके रिंग स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखते हैं। और ये रिंग स्ट्रेन की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रेन मैक्सिमम किस में है, साइक्लोप्रोपेन में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा लेकिन ऐसे होगा, देखो साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल आएगा, फिर आएगा साइक्लोब्यूटेन, नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन और उससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन में कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे के जो होंगे वो वापस से क्या आ रहे हैं, लेस स्टेबल आ रहे हैं, इनमें भी रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगर अपने को ये रिंग स्ट्रेन आया कैसे, तो यहाँ पे देखो इधर कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के केस में कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 CH2 के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट रिंग स्ट्रेन फॉर साइक्लोप्रोपेन, तो 3 के लिए एनर्जी रिलीज कितनी होनी चाहिए थी, 658.7 इंटू 3 करता हूँ, कितना आ रहा है ये, इतनी वैल्यू आ रही है ये 1976.1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी रिलीज हो रही है, इधर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये कम स्टेबल है। ठीक है, कम स्टेबल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज हुई, तो इनका डिफरेंस लो अभी कितना है, 2091 माइनस 1976.1, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ।